नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा। आपके साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौकांकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज 5 अगस्त से पहले तो आपको ये बता दें, 5 अगस्त के दिन भारत में जो है वैसे लोगों की उम्मीदें और धड़कनें थोड़ी बढ़ जाती हैं। क्या होगा, संसद में कुछ बड़ा होगा, लोगों को याद आने लगता है क्या क्या 5 अगस्त के दिन संसद में हुआ था। सबसे बड़ी तो वो 370 वाली घटना याद आने लगती है। कैसे बातों बातों में अमित शाह जी ने 370 का बिल इंट्रोड्यूस कर दिया था और देश से 370 खत्म हो गई थी। क्या आज कुछ ऐसा होगा, देखते हैं। अभी तो दिन पड़ा है। संसद का मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से आप देख रहे हैं टकराव ही टकराव चल रहा है, लेकिन कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से इस टकराव को दूर किया जाए। तो आज की बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूं पार्लियामेंट में क्या हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त जबरदस्त ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। आज उनकी एक बड़ी मुलाकात राहुल गांधी से हुई और खबर हमारे पास यह है कि मीटिंग करीब 50 मिनट तक चली है। 50 मिनट तक चाय वाय तो पी नहीं जाती, कुछ तो बात हुई होगी और इससे ज्यादा बढ़ करके। तो किरण रिजिजू राहुल गांधी से मिले और उन्होंने उनसे संसद चलाने में सहयोग मांगा। और हमारी जानकारी यह भी है कि इससे पहले भी एक ऐसी मीटिंग हो चुकी थी दोनों के बीच में। अब हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसके जवाब में राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि हम गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हम केवल अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं, होम मिनिस्टर के बयान की मांग कर रहे हैं और इस मांग पर हम कायम हैं, इस रुख पर हम कायम हैं, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे दें, हाउस चल जाएगा। यह भी पता चला है कि इस मीटिंग में किरण रिजिजू और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। बैठक के बाद किरण रिजिजू ने उम्मीद जताई कि गतिरोध जल्द टूटेगा। राहुल गांधी से मीटिंग करने के बाद किरण रिजिजू लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिले, उनसे इस मीटिंग के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया और उसके बाद वो होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मिले। ऐसी भी बातें बताई जा रही हैं। किरण रिजिजू ने होम मिनिस्टर अमित शाह को राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा दिया है। और राहुल गांधी और किरण रिजिजू की इस मीटिंग से जुड़ी बड़ी खबर एक ये भी आ रही है कि इस दौरान शायद दोनों के बीच में परिसीमन बिल, डिलिमिटेशन बिल को लेकर के भी बात हुई है। सूत्रों के मुताबिक किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से इस बिल को लेकर कांग्रेस का स्टैंड समझने की कोशिश की है। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। राहुल गांधी का ये कहना कि हम होम मिनिस्टर अमित शाह के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, केवल उनके स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं और उसके बगैर हाउस नहीं चलेगा। ये बात कांग्रेस पहले भी कहती रही है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने यह कहा कि हम इस्तीफे की डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीच में यह बात भी चल पड़ी थी। और दूसरा यह कि डिलिमिटेशन बिल के अलावा एफसीआरए बिल पर भी बात हुई है शायद दोनों के बीच में। मैं आपको एक मिनट पहले एक बयान सुना देता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा का, क्योंकि वो इस मीटिंग में थी। अब ये बयान आप देख लीजिए। बाहर काफी हंगामा चल रहा था, वो प्लेकार्ड बाकायदा आज तो बड़ा सा बैनर लेकर के ऑपोजिशन पार्टीज आई हुई थी सारी कि होम मिनिस्टर कहां हैं, होम मिनिस्टर आए, अमित शाह आकर के जवाब दें। ये देखिए कि अमित शाह जवाब दो, बड़ा सा बैनर लेकर के आए थे आज सारे सांसद। नारेबाजी हो रही थी वहां पर, एक बार सुन भी लीजिए आप। विपक्षी दलों ने प्रदर्शन करते हुए नजर रखा गया है। अयोध्या का मुद्दा भी लग रहा है संसद भवन। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डिंपल यादव, संजय राउत, पीछे सुप्रिया सुले दिख रही हैं जी, इमरान मसूद है, नहीं अलग अलग पार्टियों के हैं। देखिए वो महुआ मोइत्रा जेएमएम से वो है, मीसा भारती भी इसके अंदर दिखाई दे रही है, महुआ मांझी सॉरी, सारी पार्टियों के नेता इसके अंदर मौजूद थे। आप सुनिए जरा प्रियंका गांधी वाड्रा को, फिर हम आपको एक लाइव अपडेट देंगे। संदेश ये है कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। तो विजय जी पहले बताएं सर, ये इस तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं, चलिए अच्छी बात है। राहुल गांधी बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से, ये भी कह रहे हैं इस्तीफा नहीं केवल स्टेटमेंट हमको चाहिए। क्या लगता है आपको, कुछ गतिरोध टूट सकता है? वैसे तो आज 5 अगस्त है, तो ये उतना ही महत्वपूर्ण घटना है। मीटिंग होना ही है। मीटिंग होना है कि राहुल जी के साथ सरकार की, रिजिजू जी साहब की बातचीत हो। लंबी बात हुई है, जो मुझे जानकारी मिली उसमें काफ़ी हद तक जो है बर्फ़ पिघली है, स्टिक डाउन हुआ, बड़ी लंबी बात हुई है और उसमें
अड़ाअड़ी नहीं हुई, एक ही बात कही गई। दूसरी बात कही गई कि संसद का सत्र चलने दिया जाए। FCRA पे भी शायद सहमति बन गई है कि उस पर काम हो जाए। अमित शाह जी के लिए जैसे आपने बताई दिया कि अमित शाह जी के लिए उन्होंने कहा कि कोई बयान देना चाहिए, उनकी अटेंडेंस मतलब हाउस में होना चाहिए उनको, अमित शाह जी को, और वो बयान दें कि क्या हुआ है, खासतौर से नीट वाले मामले में भी और चढ़ावा चोरी वाले मामले में भी। और जाहिर तौर पे अमित शाह जी के आदेश पर रिजिजू जी साहब की मुलाकात हुई होगी, तो उन्होंने पूरा रिपोर्ट किया होगा उनको, क्योंकि वो सरकार के सबसे बड़े मंत्रियों में से एक है। मुझे लग रहा कि जो एक मोटा मैसेज है वो यही है कि थोड़ा सा आइस ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, सरकार अब जो रिजिजू साहब होम मिनिस्टर साहब से मिलकर जो रेस्पॉन्स सरकार का होगा उससे थोड़ा सा बात आगे बढ़ेगी। लेकिन वो बहुत स्टैंड कड़ा रख के रहे हो राहुल गांधी, ऐसा नहीं है। उसमें एक बड़ी बात तो यही है कि जो कहा कि भाई इस्तीफा की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल बयान की बात कर रहे हैं। वो ज़्यादा जोर जो मुझे बताया कि ये दिया कि भाई क्यों नहीं आ रहे होम मिनिस्टर हाउस में, ऐसी क्या वजह है कि होम मिनिस्टर साहब वहाँ पर हाउस में नहीं है। हाउस मिनिस्टर वहाँ पर आते, बल्कि ये भी बात कही गई बताई कि जब वो नीट का पेपर चल रहा था उस समय तो हमने कहा था केवल इंटरवीन करके 10 मिनट 5 मिनट जो भी है बात कर देते तो बात खत्म हो जाती। लेकिन कुल मिलाकर ये हुआ कि भाई जो 10-15 दिन से, और सरकार का जोर ज़्यादा है कि भाई FCRA का और डिलिमिटेशन का जो मैसेज है कि अगले हफ्ते शायद यदि ये बात हो जाए, आज तो वेडनेसडे है ना, तो थर्सडे फ्राइडे में यदि कुछ बात ठीक से बन जाती है। सरकार वैसे भी पास करा ही रही है, नहीं इतने बिल पास हो गए बीच में। वो वाला बिल जो है ना ऐसे पास डिलिमिटेशन वाला नहीं हो सकता, ये तो हो जाएगा। FCRA वाला हो सकता है। और दूसरा ये भी बात है कि भाई ये मतलब आमतौर पर सबको ये लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसका जवाब अमित शाह दे नहीं सकते। रिजिजू साहब ने एक और बात बताई पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर राहुल जी को कि भाई DMK ने हमें अश्योर कर दिया कि वो उनके 22 MPs उनके साथ सपोर्ट करेंगे लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल पर। अच्छा, मतलब आप ये मत समझिए कि इंडिया ब्लॉक का कौन कौन है, लेकिन DMK के लिए स्पेसिफिक तौर पे बताया गया कि ऐसी बातें बता देते हैं लोग एक दूसरे को, मतलब कि अरे वो ये बता रहे थे कि डिलिमिटेशन बिल पे ये नहीं है कि कोई पूरा पार्लियामेंट आपके खिलाफ खड़ा हुआ है बिल का, उस तरह से कि ठीक है। अब देखिए क्या के लिए भी तो होता है ना। हाँ, नहीं, और अगर अमित शाह ये कल हम लोग भी बात कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, अमित शाह जी क्यों नहीं आ रहे हैं हाउस में, या मतलब वो समझ सरकार के अंदर सोच क्या है। तो एक तो सरकार के अंदर ये पता लगा कि सोच ये है कि भाई इस मैटर को, मतलब ये CJP प्रोटेस्ट, संसद मार्च, सब जो भी हिंसा वगैरह हुई, सरकार अपनी तरफ से इस मैटर को खत्म करना चाहती है। अब इस पर जितनी बात होगी, जितनी चर्चा होगी, उतनी बातें निकलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देंगे तो विपक्ष बड़ी खामोशी से सुनता रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ बात निकाली जाएगी, जवाब में कुछ ना कुछ कहा जाएगा। एक तो ये है। दूसरा ये कि भाई हाउस उस ऑर्डर में तो हो कि कोई बात हो। अब मान लीजिए अगर आज ये एक सहमति बन जाए भी हाँ होम मिनिस्टर आएंगे, आप भी शांति से सुनेंगे, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, तो हो सकता है कि उसके बाद ज्यादा वो विचार करें आने के ऊपर। ये सारी बातें हैं। और हाउस एक बार अगर चल जाएगा तो उसके बाद जो कोई और बिल सरकार लाना चाहती है, FCRA का बिल है, मान लीजिए डिलिमिटेशन भी आ रहा है, पता नहीं है अभी किसी को, FCRA की तो चर्चा काफी है, डिलिमिटेशन बिल और विमेंस रिजर्वेशन का नहीं पता है, लेकिन अगर वो आ रहा है तो उसके लिए इतने बड़े बिल जो है, इतने हल्ले हंगामे में तो नहीं लाए जाएंगे ना, जो पूरी भारत की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलने वाले सिस्टम को बदल रहे हैं। वो ऐसे तो नहीं वुडन ऑफ द हाउस में तो नहीं वो होंगे, तो उसके लिए तो आपको ऑर्डर चाहिए, तो वो एक बार स्थापित हो, ये भी सबके बीच में सहमति बन जाए। त्रिपाठी जी क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार और विपक्ष दोनों को पीछे जाने के लिए कोई तरीका चाहिए। दोनों को पता है कि अब ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और यहाँ कोई माने न माने विपक्ष के लिए ज़्यादा खराब स्थिति है, क्योंकि जब छात्रों पर वो कानून बन गया, वो सारी बातें हो गई, तो आप रोज कहेंगे अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो। ये कभी आज तक मतलब मेरे ध्यान में नहीं है कि जवाब देने को लेकर कोई इस तरह से कोई सदन में कोई, और जो मूल मुद्दा है उससे हटकर, क्योंकि छात्रों ने भी मान लिया, सोनम वांगचुक भी चले गए, राहुल गांधी तो उसमें कहीं थे भी नहीं, तो एक तरह से कहें कि सिर्फ और सिर्फ वो अड़ने की बात है। लेकिन शायद यही वजह है कि दोनों तरफ से थोड़ा सा रियलाइजेशन जिसको कहते हैं हुआ होगा, दोनों को समझ में आया होगा कि ये बड़ा अच्छा तो नहीं है। और चूंकि देश में जिस तरह का माहौल है उसमें सरकार को भी लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा नहीं है। आप इसको यूं भी देखें ना, भले सरकार ने कानून बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि फुसफुसाहट जो है वो देश भर में हो रही है। अब वो फुसफुसाहट जब ऐसे इस तरह से विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ दिखता है, भले उनको पता है कि क्या प्रदर्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन उनको लगता है कि भाई ये तो ठीक नहीं, ये अच्छा दृश्य नहीं। शायद यही वजह है कि दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े हैं, थोड़ा
मिड पाथ पे आए हैं। और मेरा ये मानना है सब के बाद सदन न चले, अब इसकी कोई वजह है। आपको क्या लगता है कि सरकार किसी भी तरीके से क्या जवाब देने से बचती दिख रही है क्या इसमें, या कोई वजह है कि वो जवाब नहीं इस पर बात नहीं करना चाहती? वो बात नहीं करना चाह रही, जवाब देने से बचने का नहीं है। वो ये नहीं चाह रही कि फिर से वो पेंडोरा बॉक्स खुले। असली बात समझिए, वो ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दे सकते, उनके पास फैक्ट पूरे हैं, सब कुछ बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे तो कहीं न कहीं उसमें छात्र शामिल है, इसलिए वो उसको खोलना नहीं चाहते। और विपक्ष इसीलिए चाहता है कि अमित शाह बोलते दिखें, कोई एक ऐसी गलती मिले जिसको फिर वो उठाकर आगे। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। खबर ये विजय लक्ष्मी ने दी थी कि ये मीटिंग हुई है किरण रिजिजू और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच में। क्या सेंस बनी इस मुलाकात के बाद और क्या डेवलपमेंट्स हुई है विजय लक्ष्मी? सौरभ, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस मीटिंग में गवर्नमेंट ने डीलिमिटेशन बिल पर और एफसीआरए बिल पर ऑपोजिशन को रीच आउट करने की कोशिश की है। और आज इसी सीरीज में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ये मुलाकात हुई है। लगभग 50 मिनट तक ये मुलाकात संसद परिसर के भीतर चली है। अब सूत्र में यही बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस मीटिंग में भी कहा कि पहले गृह मंत्री आए सदन में, उनका वक्तव्य हो और फिर उसके बाद जिस तरह सरकार ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कराना चाहती है वो करा सकती है, लेकिन पहली मांग ये है कि गृह मंत्री आकर के सदन में अपना वक्तव्य दे। अब इसके बाद जो है किरण रिजिजू की बातचीत जो है वो यहाँ तक हुई। उन्होंने अपना मैसेज इधर ऑपोजिशन को कन्वे किया, ऑपोजिशन ने अपना मैसेज सरकार को कन्वे कर दिया। अब अगले कुछ दिनों में और भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनसे बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अब इस तरह की भी चर्चा चल रही है कि क्या एक स्पेशल सेशन जो है वो 15 अगस्त के बाद बुला करके डीलिमिटेशन का बिल सरकार लाएगी। लेकिन एफसीआरए का जो बिल है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, वो या तो वो अगले सप्ताह आने की पूरी उम्मीद है। वो भी एक महत्वपूर्ण बिल है जिस पर सरकार तमाम राजनीतिक दलों के बीच में कंसेंसस बनाने की कोशिश करे। और इन्हीं दो महत्वपूर्ण बिलों पर आज सरकार की तरफ से विपक्ष को रीच आउट करने की कोशिश की गई। अब कल तक मुझे लगता है कि देखना होगा कि सरकार किस तरह से आती, जो विपक्ष ने उनको जो मांगे कन्वे की हैं उस पर क्या रुख रहता है सरकार का, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जितना हम नेताओं से बात करें सौरभ, सत्ता पक्ष के नेता तो कहते हैं हमारे पास नंबर्स है, डिलिमिटेशन को लेकर के हमें नंबर्स को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी लैंग्वेज में उनकी ज़रूर एक कॉन्फिडेंस झलकता है, लेकिन विपक्ष के सांसदों का कहना है कि सरकार जो है वो डिलिमिटेशन का बिल ला रही है, नंबर्स हैं नहीं है इसको लेकर के कोई श्योरिटी नहीं है। पर ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आने वाले दिनों में संसद में इसी महीने के भीतर देखने को मिलेगा। विजय लक्ष्मी बहुत शुक्रिया आपका। अब सरकार ने अगर देखिए रीच आउट किया जैसे विजय लक्ष्मी बता रही हैं, इसके अलावा सरकार की मंशा है बिल लाने की। रीच आउट करने का मतलब यही है कि सरकार तो बिल लाना चाहती है, नंबर्स वगैरह भी होने चाहिए सरकार के पास, तभी इस बात को आगे बढ़ाया भी होगा। जहां तक रही एफसीआरए बिल की बात, कल की एक डेवलपमेंट आपको छोटी सी बताता हूं मैं। ये अमेरिका के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिले एम मूर, वेस्ट वर्जीनिया के, मतलब सांसद हैं वहां के। इन्होंने एक पोस्ट किया, इन्होंने एक पोस्ट करके लिखा है, अमेरिका का सांसद लिख रहा है, Christians have been in India since Saint Thomas the Apostle traveled to the Malabar coast just decades after resurrection of our Lord Jesus Christ. मतलब लॉर्ड क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के बस कुछ दशकों के, उनके आने के कुछ दशकों के बाद ही ईसाई भारत में आ गए थे। But despite this long Christian history, India's parliament is considering amending Foreign Contribution Regulation Amendment rules, FCRA rules, to permit government takeover of churches and religious charities. अब ये इन सांसद महोदय को किसने कह दिया कि एफसीआरए के बाद जो है भारत सरकार चर्चों के अधिग्रहण करना शुरू कर देगी? कौन सी क्या नॉनसेंस बात है ये। लेकिन वो लिख रहे हैं, इतना तो पता लगता है कि एफसीआरए कोई कहीं ना कहीं चोट जो है वो सही जगह हो रही है। क्या मतलब है इनका ये बात लिखने का? ईसाइयों से वो क्यों जोड़ रहे हैं इसको, वो क्यों जोड़ रहे हैं इस चीज को? यहां तो लोग कहते ही थे कि भाई ये मतांतरण के लिए, धर्मांतरण के लिए, सॉरी, जो फंडिंग आती है बाहर से, उसके लिए, उस पर रोक लगाने के लिए ये जरूरी है एफसीआरए के रूल्स में अमेंडमेंट करना। अब ये तो उसको कंफर्म कर रहे हैं एक तरीके से। समीर जी, निश्चित रूप से इसमें कोई बात नहीं कि जिस तरीके से एफसीआरए का बिल आ रहा है, और ये विपक्ष भी इस बात को जानता है और खासतौर से कांग्रेस इस बात को जानती है कि एफसीआरए का बिल क्यों लाया जा रहा है। जो लगातार क्रिश्चियन मशीनरीज को जो फंडिंग आती है या एनजीओज को जो फंडिंग आती है धर्मांतरण को लेकर, और ज़्यादातर जो इस बारे में शिकायतें भी आई, सरकार को प्रूफ भी मिलेगी किस तरीके से उनको दवा, दारू, पैसा और कुछ सुविधाएं देकर उनसे किस तरीके से उनका धर्म क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जाता है। सरकार उसको लेकर बहुत है। लेकिन राहुल गांधी और अगर किरण रिजिजू की 50 मिनट बैठक हो रही है, प्रियंका गांधी भी है, तो ये सामान्य बैठक नहीं है। ये सिर्फ बैठक इसलिए नहीं होगी सर कि पार्लियामेंट को चलने दिया जाए।
अगर पार्लियामेंट को सिर्फ चलने की बैठक होती है तो लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में बैठक होती है, लोकसभा भी स्पीकर भी उस बैठक में रहते हैं। अगर किरण रिजिजू सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं और 50 मिनट की बातचीत कर रहे हैं तो इसमें कई और मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। मुझे लगता है कि ये डिलिमिटेशन का जो बिल है उस पर भी निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी और किरण रिजिजू ने अपने सरकार का पक्ष रखा होगा और राहुल गांधी के मन को, कांग्रेस के मन को भापने की कोशिश की होगी कि अगर हम लेकर आते तो इसमें कांग्रेस का रुख क्या रहने वाला है। सर उसमें तो बात करने वाली बात ही नहीं है, वो तो सबको पता है उनका रुख क्या है। नहीं, लेकिन फिर भी बात की जाती है ना भाई, बताया जा रहा है कि सरकार क्या लेकर आ रही है, समझाने की कोशिश की जाती है कि क्यों है 50% सीटें बढ़ा रहे तो आपको क्या बेनिफिट हो गया। राहुल गांधी को बताया जाएगा ना कि जहां आपकी सरकार है, जहां आपका स्ट्रांग होल्ड आपको लगता है वहां आपको जीतने की संभावना ज्यादा, आपको भी ज्यादा सीटें लड़ने को लिए मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कांग्रेस बीजेपी लड़ेगी, कांग्रेस भी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। और राहुल गांधी का यह कि भाई उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें मिल जाएंगी सरकार बनाने के लिए, दक्षिण के संग अन्याय होगा तो उनको यह भी बताएंगे कि भाई आपका दक्षिण पक्ष अगर मजबूत है तो दक्षिण की भी सीटें बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि तमाम चीजों पर बातचीत हुई होगी। सिर्फ सत्र चलाने के लिए मुझे लगता है कि यह नहीं है कि सिर्फ किरण रिजिजू इतने उत्साहित होंगे कि किसी भी तरह राहुल गांधी से बात की जाए। मुझे लग रहा है ये शुरुआत राहुल गांधी से सत्र की बात हुई होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी से किसी विशेष बिल के बारे में राहुल तो बताइए जो बैनर लेके चल रहे हैं अब तो वो ऐसा लग रहा है रैली हो रही है। अमित शाह को जवाब देने को लेकर वो अड़ गए हैं और अमित शाह जी भी अड़े हुए फिलहाल जवाब देने के लिए, और अमित शाह आ भी नहीं रहे। ऐसा भी नहीं कि ये कोई जरूरी नहीं कि अमित शाह अगर लोकसभा में आते तो जवाब देना ही जरूरी होगा, वो बने जवाब दिए भी लोकसभा में आ सकते हैं, लेकिन वो लोकसभा में नहीं आ रहे। तो विपक्ष को लग रहा है कि जरूर कोई बात है, हम जब तक अमित शाह नहीं आएंगे सदन चलने देंगे। अमित शाह आ नहीं रहे तो क्या यह गतिरोध बना रहेगा? क्या विपक्ष को इस बात का संसदीय कार्य मंत्री ने भरोसा दिया है राहुल गांधी को कि अमित शाह जी आने वाले हैं, इस वीक के एंड में अपनी बात रखेंगे या अगले सप्ताह में रखेंगे, आप पार्लियामेंट को चलने दो? तो मुझे लग रहा है कि गतिरोध अभी बरकरार रहेगा। इतना आसान राहुल गांधी को समझाना नहीं है कि किरण रिजिजू कह देंगे और राहुल गांधी मान जाएंगे। राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते, एक बार जो अड़ जाते हैं तो फिर वो मतलब उनको कितना भी नुकसान हो, उनकी छवि खराब हो, पार्टी की छवि खराब हो। इस वक्त तो दोनों ही अड़े हुए हैं, सरकार भी तो अड़ी हुई है कि होम मिनिस्टर नहीं आएंगे। राहुल गांधी को तो ये लग रहा है ये भाई इस मांग में ऐसा भी कुछ गलत नहीं है कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, दो तरह क्या की गलत मांगे हैं। कांग्रेस की दो तरह की मांग है। उनका ये कहना है कि जहां तक ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मामला है उस पर गृह मंत्री जवाब दें, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर का जो मामला है, वहां पे चंदा वाला मामला है, उस पर प्रधानमंत्री का बयान वो मांग रहे हैं। तो क्या उसमें कोई चेंज हो रहा है क्या इस बात को लेकर के? प्रधानमंत्री क्या जो राम मंदिर चंदा वाला मामला है उसमें दे रहे हैं? लोकसभा तो केवल अमित शाह जी के स्टेटमेंट पर देखिए दोनों पे है, दोनों है। कांग्रेस ने जो सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो मांग की है वो ये है। वो कल खड़गे जी ने राज्यसभा में कह दिया प्राइम मिनिस्टर वाली बात, उस पर प्रेस कोई बहुत जोर नहीं दे रहा है। नहीं, प्रेस ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने ये मांग की है। दूसरी बात ये कहना कि भाई सिर्फ अभी जो है इस बात को लेकर गतिरोध बना हुआ है कि जो है वो गृह मंत्री बयान नहीं दे रहे हैं इसलिए पार्लियामेंट नहीं चल। देखिए बीजेपी के समय में 2010 में 2012 में जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, दोनों बार 2010 में भी और 2012 में भी बीजेपी ने पूरा विंटर सेशन नहीं चलने दिया। विंटर सेशन था दिसंबर 2010 का। तो दोनों विंटर सेशन नहीं चलने दिए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए ऐसी मांग नहीं की कि आप बयान नहीं देंगे तो हम नहीं चलने देंगे। तो जो इंपॉर्टेंट इशू है अगर उस पर विपक्ष मांग कर रहा है तो मेरे ख्याल से जो सरकार है उसे आगे बढ़कर बयान देना चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट इशू हैं देश के लिए, देश ने देखा है ये सारी चीजें कितने दिनों तक इस पर हंगामा रहा है, देना चाहिए बयान। नहीं, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट समझ में आता है, राम मंदिर पर प्रधानमंत्री के बयान अब वो मांग रहे हैं। अब उसमें क्या बात हुई राहुल गांधी और जो किरण रिजिजू के बीच में, क्या वो केवल गृह मंत्री तक सीमित हैं या आगे बढ़ गए? तो दोनों की अभी तक वैसे वो 5 अगस्त की बात नहीं बताई आप लोगों में से किसी ने। 5 अगस्त से ऐसे निकल जाएगा, 5 अगस्त थोड़ा ठंडे से लक्षण तो ऐसा कुछ नहीं सर। इतना बड़ी घटना हो गई है, बिल तो आज से आते रहते हैं, पास होते रहते हैं, पार्लियामेंट जब तक है तब तक बिल पास होते रहेंगे। चलिए, राहुल जी के साथ सरकार की बात होना ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। अच्छा, आपको एक और बड़ी खबर में बता देता हूं। झारखंड में जो प्रदर्शन चल रहा था उसके सिलसिले में रांची में 12वां दिन था इस आंदोलन का छात्रों का। वहीं पेपर लीक और नौकरियों में धांधली, सरकारी नौकरियों में धांधली के खिलाफ चल रहा था ये प्रदर्शन। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र धरने पर बैठे थे। तो आज राहत की खबर यह आई है कि थोड़ी देर पहले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। दरअसल सोनम वांगचुक ने इनसे सीधे वीडियो कॉल पर बात की और इनको अपना समर्थन दिया, जिसके बाद इन्होंने पानी पिया और अपना अनशन खत्म कर दिया। 4 दिन से ये लोग अनशन पर बैठे हुए थे। आंदोलनकारी छात्रों ने कल विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया हुआ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आश्वासन दिया है कि हम सारी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर आगे बढ़ने की कोई आश्वासन उन्होंने नहीं दिया था। अब देखिए कि कल ये लोग क्या करते हैं। ये तो एक डेवलपमेंट हुई। दूसरा, आज वो कॉकरोच जनता पार्टी के जितने लोग थे उन लोगों ने आज वहां संभाजी नगर
संभाजीनगर महाराष्ट्र की, वहाँ बैठा संभाजीनगर जैसे में घर पे घर है ना उसका, एक मीटिंग की उन्होंने, घर है उसका, अभिजीत दीपके का घर है जहाँ घर है वहाँ पे, वहां पर इन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग में के बाद उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वहां की तस्वीरें ले लीजिए, अगली खबर की तस्वीर ले लीजिए। तो वहां उस मीटिंग के बाद अभिजीत दीपके और सौरभ दास और जितने और लोग थे सबने आकर के ये सबसे पहले तो झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में कहा कि हमारा उनको समर्थन है और हमने उनसे बात भी की है, वीडियो कॉल पे बात भी किया और हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, ये उन्होंने दावा किया। लेकिन ये नहीं बताया कि हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। कल उन्होंने एक और इंटरव्यू में शायद ये कहा कि हम सब लोगों की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जाएंगे। टाइफाइड हो गया उसका, एक महीने टाइफाइड हो गया, एक ही को है ना सर टाइफाइड, हाँ, उसका कहना थोड़ी है। तो दूसरी बात उन्होंने वो बात रिपीट की अपनी सवाल के जवाब में कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, देश को इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों का इस सिस्टम से भरोसा उठ गया है। लोगों को जरूरत है कि कोई एक ऐसा ग्रुप बने, कोई एक ऐसा प्रेशर ग्रुप हो जो सरकार के ऊपर नीतियों को लेकर के दबाव बनाता रहे। For now, the CJP will be a pressure group because what India needs exactly right now is a pressure group. तो क्या विकल्प के तौर पे राजनीति में आएंगे? सवाल वही है। मैंने आपका उसका ही जवाब दिया मैंने अभी कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पूरी सुन रहा था आते हुए, वापस आते हुए, तो इन्होंने ये बात पहले भी कही थी कि हम एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या? दबाव बनाएंगे हम सरकार के ऊपर। तो दबाव कैसे बनता है? दबाव तो ऐसे ही बनता है जैसे जंतर मंतर पर आपने बनाया, पब्लिक का दबाव होता है। नैतिक दबाव का आपको मतलब नहीं रह गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बुद्धिजीवी लोग आ जाएं, बताएं कि सिस्टम में ये खराबी आ गई है। ऐसे लोगों की तो कमी नहीं है हमारे यहाँ पर, लेकिन जो काम इन्होंने एक बार कर लिया जंतर मंतर पे जाके, क्या बार बार कर पाएंगे? अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे तो फिर और क्या तरीका है कि आप सरकार के ऊपर किसी भी रूप में कोई दबाव, प्रेशर कोई क्रिएट कर सकें? अगर मान लेते हैं इनकी इंटेंशन सही है कि हम वेल मीनिंग लोग हैं और हम चाहते हैं कि सरकार कुछ गलत करती दिखे तो हमारा उनके ऊपर एक नैतिक दबाव रहे, लेकिन वो कैसे होगा? त्रिपाठी जी बताइए। नहीं, वैसे ही होगा जैसे आम आदमी पार्टी बन गई थी, या वैसे ही होगा जैसे आम आदमी पार्टी में चले जाना है। अब ये लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं वो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि इनको अपनी जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसका एहसास है। मूल बात जहाँ करना जरूरी है, इनको भी पता है कि जंतर मंतर पर 20 दिनों तक इनको 1000 की संख्या नहीं पहुंची। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग कह रहे हैं जो इनके प्रशंसक हैं, इनके मतलब एकदम से इनके लिए सब कुछ बोल रहे थे। वो भी कह रहे थे कि ऐसे कैसे होता है, 100-200 लोग हैं, आज तो 40-50 ही रह गए थे। वो तो सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होना, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई, उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं भाई एक आदमी बैठा हुआ है, ये व्यक्ति है किस उम्र का, उसके साथ गए। साथ में कॉज बहुत बड़ा था, मुद्दा बहुत बड़ा था, सबको लगता है, सबके घर में बच्चे हैं, उसी में वो उसका ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला, वो SM वाला मसला था, CBSE वाला ये भी मसला था। कुल मिलाकर ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं किया था, सरकार ने उस वक्त भी 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, सरकार ने उस वक्त भी सारी प्रक्रिया शुरू की थी, सरकार ने उस वक्त भी सब कुछ किया था, लेकिन उस वक्त एक मोमेंटम क्रिएट हो गया। क्या दोबारा वो हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। इसलिए सवाल नहीं उठता है कि पहली बात तो सरकार सतर्क रहेगी, अब ऐसे कोई भी ऐसा मसला है उसको छोड़ेगी नहीं, इतना लूज नहीं छोड़ेगी। दूसरा, पब्लिक को भी पता है कि आप ऐसा प्रेशर ग्रुप दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं चलता है। मतलब भारत छोड़ दीजिए, वर्ल्ड की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप नहीं है जो कहे कि अच्छा हम एक काम करेंगे, हम प्रेशर ग्रुप हैं तो हम बीच बीच में जब हमें टाइफाइड वगैरह हो जाएगा तो हम सोफे पर बैठ के इंटरव्यू देंगे और बाकी हम आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रेशर ग्रुप का सीधा सा मतलब पॉलिटिक्स में होता है, या तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड NGO की तरह काम करें, सोसाइटी वेलफेयर की तरह काम करें और कहें कि भाई हम इस क्षेत्र में काम करते हैं। जब आप कहते हैं हम सब करेंगे तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं ना, एक जो शब्द अभी विजय जी ने धीरे से कहा कि अभी, मतलब अभी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत, तो अभी हम पार्टी नहीं बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। अभी प्रेशर तो अरविंद जी ने तो मतलब कसम वसम भी खा ली थी, सब कुछ कह दिया था कि राजनीति में नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को भी पता है कि ये कहां तक जा सकते हैं, कितनी इनकी क्षमता है, और उसी को शायद ये एक तरह से कहेंगे असेसमेंट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप मानते हैं कि इनकी जर्नी यहीं तक थी? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो चलेगी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी बनने में एक प्रोसेस होता है, एक टाइम लगता है। शुरुआत में प्रेशर ग्रुप के तौर पे ही काम करते हैं, NGO के तौर पे काम करते हैं, आज यहाँ कर रहे हैं, कल झारखंड जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या कहीं और जाकर जहाँ जहाँ हो सकता है वो करेंगे। फिर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, अलग अलग राज्यों में आएंगे, फिर जब ज़रूरत होगी कहेंगे कि भाई
फिर क्या होगा कि आप और हम यही सवाल करेंगे, भाई आप सीधे राजनीति में क्यों नहीं आते, जो अरविंद जी से पूछ रहे थे, पूछा गया तो फिर कहेंगे सौरभ जी आप रोज रोज कह रहे हो, तो हम आ जाते हैं राजनीति में। और राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि ये लोग भी क्यों जरूरत होगी राजनीति में आ जाएंगे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक इलेक्शन प्रोसेस वाली कंट्री में राजनीतिक दल बनाने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनसे बार बार सवाल हो रहा है उनसे, इसीलिए इट्स टू अर्ली ना, कोई भी काम होता ठीक है, हो जाएगा और अभी वो बनाएंगे ही। अभी तो इनकी जंतर मंतर के सारे उसके प्रकरण के बाद पहली तो इनकी सब पूरी टीम की मीटिंग हुई है आज। हाँ। इसके बाद इन्होंने आज इन्होंने एक छोटी सी ब्रीफिंग की है। कल ये जो है अपनी बातचीत करके अंदर की सारी डेलिब्रेशंस करके कल अब एक डिटेल बात बताएंगे मीडिया को कि हमने क्या तय किया है, कि हम आगे जाकर के क्या करना चाहते हैं। ये एक E20 वाली बात इन्होंने जरूर की थी आज की, हमें इस मुद्दे में बड़ा दम लगता है। मैं ये मानता हूँ कि देखिए प्रेशर ग्रुप्स अपने आप में काम कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिया में प्रेशर ग्रुप्स हैं, किसानों की यूनियंस हैं, मजदूरों की यूनियंस हैं, CII जैसे या FICCI जैसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो अपने जो उद्योग जगत के आपस में जो है वो बात कहते हैं, वो जाके सरकार के साथ बात करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स की पॉलिटिक्स या फिर प्रेशर ग्रुप्स की मतलब तरीका अपने आप में देश में है। अगर वो उस जगह जाना चाहते हैं तो क्या उनको समर्थन मिलेगा, ये बड़ी बात है। क्या उस तरह का समर्थन, जिस तरह का समर्थन उन्हें जंतर मंतर में दिखाई दिया, चाहे वो सोनम वांगचुक के कारण दिखाई दिया या अदरवाइज दिखाई दिया, क्या वो दिखेगा, ये देखने वाली बात। सोनम वांगचुक को लेकर सवाल हुआ उनसे बार बार कि आपके आने वाले जो भी आप आगे करेंगे काम, कोई मुद्दा उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, पार्टी बनाएंगे, सोनम वांगचुक की क्या भूमिका होगी। उन्होंने कहा हमारे मेंटर थे, मेंटर रहेंगे। इतना ही, जितना मैंने बोला इतना ही बोले, मेंटर थे, मेंटर रहेंगे। इसका मतलब वो कुछ नहीं रहेंगे आपके अब। निश्चित रूप से मुझे लगता है उनकी राह अलग है। बिल्कुल, सोनम वांगचुक भी कोई मतलब इनके सारे इश्यूज के ऊपर साथ में नहीं आएंगे। उनको लगा था इस मामले में आना है तो वो आ गए। और मुझे लगता है कि ये अभी अपने आप को टटोल रहे बेसिकली, कि अभी दिल्ली में हमने किया तो क्या महाराष्ट्र में हम कोई मूवमेंट किसी इशू पर खड़ा कर सकते हैं, क्या हम उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। अभी उनका फोकस उत्तर प्रदेश है और 26 अगस्त को ये उत्तर प्रदेश में बैठक करने जा रहे हैं लखनऊ के अंदर। ये उत्तर प्रदेश जा रहे हैं लखनऊ में मीटिंग करने, तो इनका अगला फोकस उत्तर प्रदेश होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अभी अपना दायरा बढ़ाएंगे, अपनी टीम बढ़ाएंगे, अपने लोगों को, तमाम लोगों को जोड़ेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि इस मूवमेंट को आगे कैसे लेकर जाना है। और ये निश्चित रूप से जंतर मंतर के बाद ये खाली घर पे तो नहीं बैठ जाएंगे, चलो जंतर मंतर हो गया अब बोरिया बिस्तर समेट कर घर में बैठते हैं। ये सारे विकल्पों पर काम करेंगे, ये राजनीतिक विकल्प के रूप में काम करेंगे, ये एक NGO के विकल्प के रूप में काम करेंगे, एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में कैसे वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर काम करेंगे, अपने साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यूनियन को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तमाम ऑप्शन पे विचार करके तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे, एक बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में ब्रेक पे बात और डिटेल में बात करेंगे। कांग्रेस की ओर से बड़ी खबर है, सरकार परिसीमन बिल पर विशेष सत्र ला सकती है। 15 अगस्त के बाद एक स्पेशल सेशन ला सकती है सरकार। परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पर 16 से 18 अगस्त तक यह विशेष सत्र बुलाने की तैयारी पर बातचीत चल रही है।